अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में अमूमन ज़ेर बहस आते हैं। इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है ये गुफ्तगू का महवर बन चुकी है और जो कल का रोज़ गुज़रा, जगह जगह हमने सियासी जमातों की कैंपेन्स को देखा, मुख्तलिफ एहतजाज भी रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा और भी टीवी के ऊपर बयानात जो है वो सारा दिन चलते रहे। उसके साथ साथ एक बड़ी ख़बर एक सियासी जमात के हवाले से, इंतखाबी निशान के हवाले से ज़ेर गर्दिश रही और उसके बाद जो नतीजा आया इसके ऊपर तो कलाम नहीं है। ताहम जो भी हुआ है, अब आम इंतखाबात क्योंकि बहुत करीब हैं और कोई अबहाम भी अब बाकी नहीं रहा कि आम इंतखाबात का जो इनेकाद है वो आया होगा या नहीं होगा, तो अब देखना ये है कि ये जो सियासी जमातें हैं किस तरह आम इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं। जहाँ तक बात जो सियासी मंशूर है या इलेक्शन के लिए एक मंशूर का इस्तेमाल किया जाता है, एक मैनिफेस्टो का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी ज़ेर निगाह है और समझने की कोशिश कर रहे हैं ये जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं जो आमने सामने हैं, इनके पास क्या प्लान्स हैं, क्या हिकमत अमली है कि वो जो मौशी बहरान है और महंगाई में बेपनाह इजाफा है और इस तरह के जो दीगर मामलात हैं इसको कैसे काबू करें। तो अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ नज़र से नहीं गुजरी जिसको देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जाए कि ये जो बड़ी सियासी जमातें जो माजी करीब में भी हुकूमत में रहीं और मुल्क को इन जो मौशी बहरान हैं या सियासी बहरान हैं इससे ना निकाल सकी, आने वाले इंतखाबात में कैसे कामयाब होकर लोगों को इन तमाम चैलेंजेस से निजात दिलाएंगी। इन मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, उनको सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। सबसे पहले जो आज मौजूद मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा हैं और एक कारकुन हैं। अक्सर व बेशतर आप उन्हें सुबह के वक्त हमारे साथ इन प्रोग्राम्स में देखते हैं। आज भी सुबह के वक्त हमने मधु का रखा है, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश है रज़ाक भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएं तैमूर अहमद यार खान, पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, नौजवान हैं और आज उनसे जो मुल्की सियासत है उस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। तैमूर साहब को भी खुश आमदीद कहूँगा, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया तैमूर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। रज़ाक भाई, इस सूरत हाल आपके सामने है, मैं अदालती फैसलों पे कम से कम तबसरा नहीं कर सकता। तो हम अब दो सियासी जमातें आमने सामने हैं। बिलावल भुट्टो साहब के लिए फरमा रहे थे कि अब दो सियासी जमातों का मुकाबला है, अब तो ये बात तय है कि कोई तीसरा इस मैदान में नहीं है। कैसे इस मुकाबले को देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत बढ़ चुका है, जिस किस्म के बयान दिए जा रहे हैं लीडर की जानिब से आपके ख़ास तौर पर, वो लोग बड़े गौर से सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। ज़रा फरमाइएगा इस आम इंतखाबात के अंदर कहाँ अपनी जमात को देखते हैं। बहुत शुक्रिया। आप अक्सर हमें वक्त देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, हमें अपना मैसेज आवाम तक पहुंचाने के लिए एक फ़ोरम देते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके चैनल का। जहाँ तक रही इलेक्शन में दो जमातों की बात, देखिए तीसरी जो जमात थी जिसे हम तहरीक इंसाफ कहते थे हालांकि उसमें इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो वो उसने तो खुद से मतलब खुदकशी की है। अगर मैं अपनी छत से चढ़ करके छलांग लगा दूं तो मुझे कोई दुनिया का या कोई कानून या कोई पड़ोसी या अपना गार्ड या कोई फैमिली हमारे मुझे बचा नहीं सकती, क्योंकि मैं खुदकशी कर रहा हूँ। तो वो तो वाकई बाहर हो गई है मैदान से। अब हमारा जो रवायती हरीफ है मुस्लिम लीग, जिसे नून कहा जा सकता है, हलीफ भी और हरीफ भी है,
तो वो अब हमारा वाकई मुकाबला उनके साथ है। मियां नवाज शरीफ साहब को आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये कहूंगा कि जी तकड़े हो जाए, ये मैदान है और ये घोड़ा है। आज से शुरू हो रहे हमारे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब कंटिन्यू पंजाब में डेरे डाले हुए हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब भी, क्योंकि पंजाब हमसे छीना गया था एक टेक्निकल तौर पर जिया साहब के दौर में। तो वरना पंजाब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होम ग्राउंड, हमारा ग्राउंड था। बिल्कुल आपने सही कहा। हमारी बेसमेंट ही पंजाब थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी ही पंजाब में थी, ऐसा ही है। पली भी पंजाब में थी, जवान भी पंजाब में हुई थी। हाँ, उसे वहां पर मजीद जिंदगी गुजारने का इन लोगों ने मिल करके, उस वक्त का जो डिक्टेटर था जिस मरहूम जिया-उल-हक साहब, उन्होंने जब भुट्टो शहीद साहब को एक झूठे मुकदमे में फांसी लगाई, और उसके बाद फिर जो क्रैक डाउन किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, वो उस वजह से वहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम होती चली गई, और हमारे सारी क़यादत जेलों में चले गई। मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो जिला वतन हो गई, जेलों से रिहाई के बाद भुट्टो साहब शहीद हो गए। हमारे कारकुनान को कोड़े मारे गए, उन्हें जिला वतनियाँ बर्दाश्त की, उन्होंने जेलें बर्दाश्त की। और आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो हैं आज तक अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो सीनियर हैं, हमारे ओल्ड हैं, या मतलब जो यंग है, देखिए हमारा मंशूर वही है जो भुट्टो साहब का था, रोटी कपड़ा और मकान, जो उन्होंने 1970 में कौम को दिया। वही गरीबों के हकूक की बात, वही गरीबों के लिए छत की बात, वही। तो हम तो अपने मंशूर बिल्कुल कोई जरा रद्द एक इंच भी कोई हम अपने मंशूर से आगे पीछे नहीं हुए। तो अब इसलिए मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा टाइम मिल गया, जिस तरह वो इमरान खान कहता था कि मैं कल्ला ही काफी हूं, तो उस वक्त वहां पर वो मियां नवाज शरीफ साहब भी कहते थे कि जी मैं कल्ला ही, क्योंकि कोई था तो है नहीं मुकाबले में। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना नौजवान, हमारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पर बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कॉर्निंग, छोटी छोटी मीटिंग्स, 500-500 लोगों की, 1000-1000 लोगों की मीटिंग्स भी बिलावल भुट्टो साहब वहाँ से कर रहे हैं, और खुद इलेक्शन भी लड़ रहे हैं लाहौर से। तो मैं समझता हूँ कि वाकई हमारा मुकाबला अब पाकिस्तान की जो दीगर जमातें हैं वो सारी काबिल एहतराम हैं, और वो सारी हमारे मुहिब वतन है, लेकिन उनसे हमारा मुकाबला बनता नहीं है। अब हमने ललकारा है मुस्लिम लीग नून को उनके हेडक्वार्टर में जाकर, ठीक है, वहां से ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वहां से इलेक्शन लड़ रहे, हमने बड़ी तादाद में वहाँ कैंडिडेट जो है हमारे वहाँ पंजाब में लड़। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि मैं कोई इतना बड़ा दावा या मैं कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं करना चाहता कि जी हम पंजाब स्वीप करेंगे, लेकिन हम टफ टाइम ठीक ठाक देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हम ABC हमें C पर रखा गया था पंजाब में, अब हम अगर पाकिस्तान में हम A आते हैं तो पंजाब में जरूर बी की पोजीशन में अल्हम्दुलिल्लाह हम आ जाएंगे, और हम इलेक्शन वहाँ लड़ेंगे और इनको टफ टाइम देंगे, और दोबारा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में खड़ा करने की पूरी भरपूर काविशें कोशिशें की जा रही हैं। एक जरा सी मैं बात बताऊं कि देखिए जो सियासी कारकुन होता है, जिनकी तरबियत की जाती है या उन्होंने कुछ सीखा जाता है, यानी इल्म भी किताब से पढ़ा जाता है, तो जो अब देखेंगे हमारे जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को जब फांसी दी गई, एक नाकर्दा गुनाह की सजा जो दी गई, उसके बाद देखें एक कारकुन, आप मुझे कोई एक नाम बता दें जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, कहा हो कि जी मुझे जेल से निकालें, मैं फलां मैं इस पार्टी को मैं रद्द करता हूं। मैं आप देखें कि लाखों हजारों कारकुनान ने कोड़े खाए, जेलें बर्दाश्त की, जिलावतनियां बर्दाश्त की, फांसियां। बहुत सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं जिन्हें भुट्टो साहब के बाद भी मुख्तलिफ इल्जामात लगा करके फांसियां दी। आज तक ना तो उनकी फैमिलियों ने पार्टी छोड़ी, ना उनकी औलादों ने पार्टी छोड़ी, ना उनके बड़ों ने छोड़ी, ना बच्चों ने छोड़ी, और ना तो ये होती है एक तरबियत पार्टी की। तो अब वो जो आए थे कि मैं कल्ला ही काफी हूं, वो अब कल्ला ही रह गया है। अब अल्लाह उसे उसकी मदद करे, मैं तो यही कह सकता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी तैमूर साहब, मुल्की सियासत अब आपकी नज़र में है, बाकायदा सियासत में वैसे मुतारिक हो गए? अब कोशिश शुरू करी है। कोशिश शुरू की है, बहुत अच्छी बात है। नौजवानों को और ख़ास तौर पर पढ़े लिखे नौजवानों को उनकी इस सियासत में आने की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
ये जितनी भी अभी नाम लिए गए और पाकिस्तान की सियासत जब से आप देख रहे हैं कि स्टेटस को का शिकार है, कैसे इसको चैलेंज किया जा सकता है, सिस्टम को कैसे तब्दील किया जा सकता है, इसमें हायल रुकावटें क्या क्या हैं जिसको आप समझते हैं कि जिनको हंगामी बुनियादों पर हमने जिसके ऊपर काम करना है और इसको ठीक करने की ज़रूरत है? फरमाइए। अच्छा देखिए, सिस्टम को मुझे जहाँ तक लगता है, ज़ाहिर है मैं अभी नया हूँ, ये बेहतर समझते होंगे और बाकी जितने भी लोगों की बात करी वो सब बहुत बेहतर समझते होंगे। लेकिन मुझे इस तरीके से इस तरह लगता है कि जो एक एलीट क्लास है जो हमारे मुल्क को रूल कर रही है उनमें, और जो अवाम है, एक आम अवाम, उसमें जो है कम्युनिकेशन गैप है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। ये भाई भी मानते होंगे इस बात को। मेरा सबसे बड़ा मंशूर इस वक्त फ़िलहाल ये है कि मैं उस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने की कोशिश करूं। मेरा हल्का NA 244, अगर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा हम लोग वहाँ से जीते हैं तो सबसे पहले मैं वहाँ पे चाहूँगा कि मैं कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करूँ, क्योंकि ज़ाहिर आई एम फ्रॉम अ नॉन पॉलिटिकल फैमिली और मैंने वो सब कुछ देखा हुआ है कि किस तरीके से लोग सफ़र करते हैं चीज़ों को, जो कि मेरे ख्याल से जो शुरू से एक पॉलिटिकल फैमिली है वो नहीं उनके बच्चे देख पाते। तो मुझे भी यही लगता है कि एक जो कम्युनिकेशन गैप है उसको ख़त्म करना सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये जितनी भी ज़ाहिर सियासत है ये सब लोग करते हैं, मुझे इस बात का इतना ज़्यादा इल्म नहीं होगा जितना इन सबको है, लेकिन जो कम्युनिकेशन गैप है उसको ख़त्म करना है। जो MNAs जितने भी जैसे नेशनल असम्बली के लोग हैं उनमें और जो आवाम के बीच में जितने भी लोग हैं बीच में, एक जो आवाम का मैसेज होता है ना, वो अपर क्लास तक पहुँचते पहुँचते टाइम वो बदल जाता है बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि उस मैसेज को जो है हम लोग उस चीज़ को ख़त्म करें और एक फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हमें या जितने भी लोग रूल करेंगे उनको मिले, ताकि मेरे ख्याल से इस चीज़ से हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से आवाम के फैसले समझ पाएंगे, लिहाजा इसके कि आप फजूल नारे लगा रहे हो, नारेबाजी कर रहे हो, ये सारी। अच्छा तैमूर, ये बताइए कि आजकल जो इस वक्त हालात हैं, या इस वक्त क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए एक सियासी जमात ने बड़ा कंट्रोल अपना रखा सोशल मीडिया पर, और बहुत सारे नौजवान, अब सही है या गलत मैं ये तो नहीं कह सकता, बहुत सारे लोग इस पर नाला भी हैं मुझसे, मगर उन्होंने उस जमात को फॉलो करना शुरू किया और उनकी नज़र में यही एक वाहिद जमात है जो इस वक्त ज़ेर अताब भी है, लीडर भी उनके जेल में है। वो ये समझते हैं कि उनके पास ही कुल पाकिस्तान के मसाइल का हल है और वो सबसे ज़्यादा मुल्की सियासत को जानते हैं। तो जैसे सारे नौजवान बिना कुछ सोचे समझे उस डगर पर चले जा रहे हैं, आपने कैसे ये सोचा कि जनाब नई जमात के साथ जाएं और काम करेंगे? फरमाएं। अच्छा, मैं उस चीज़ पे एक बात बोलना चाहूँगा। 2018 से पहले सबने पाकिस्तान देखा था और 2018 के बाद भी लोगों ने पाकिस्तान देखा है, सही है। मुझे ऐसा लगता है कि 2018 के बाद लोग जो है दो वक्त की रोटी को भी तरस गए, और 2018 से पहले जो है लोग कम से कम जो रात को जब एक मजदूर घर आता था अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आता था। सही आप बाजवा साहब, सही आप इस बात पर इत्तेफाक कर रहे हैं। तो जब मैंने इस हाल को देखा, जब ऑब्वियसली एक पेंडेमिक आया था, कोरोना वायरस आया था, उस टाइम पे भी हम लोग कुछ नहीं कर पाए, आप सबके सामने की बात है। और कोरोना के वायरस के बाद उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने उस वक्त पेट्रोल वगैरह कम तो किया था, लेकिन वो खुलता ही आपके सामने की बात है किस कदर हाइक गई थी उस चीज की। और उसने सारा रिजर्व जितना पैसा हमारे मुल्क का पड़ा हुआ था उसने सारा ईंधन में डाल दिया। उस सबको जिस तरीके से आर्टिफिशियली तौर पे जो रिजर्व किया हुआ था और सब कुछ था, उसके बाद मैंने ये सब लोग, जाहिर है मैं 26 साल का हूँ और शायद पता हो, लगता नहीं हूँ, लेकिन आई एम द मोस्ट यंगेस्ट कैंडिडेट ऑफ नेशनल असेंबली राइट नाउ। तो मुझे फिर इस तरीके से लगा कि नहीं भाई, कुछ तो गलत हो रहा है इस मुल्क में। और आपकी पार्टी है माशाल्लाह से, और नवाज शरीफ साहब की पार्टी है, सब लोग 70-80 साल से इस मुल्क पे है, सही है, हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि अब किसी नई पार्टी की जरूरत है यहाँ पे, और किसी नई पार्टी के साथ ज्वाइन करके अपना आगे चलाना चाहिए। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि लोग भी अब चाहते हैं, जिस तरीके से पिछली इलेक्शन में PTI को दिया, वो एक नई ऑब्वियसली पार्टी थी, इख्तियार में आई थी, पार्टी पुरानी थी लेकिन ज़ाहिर इख्तियार में उस वक्त आई थी, तो वो लोगों ने ट्राई करना था नए लोगों को। और इमरान खान साहब का कुछ पहले से इमेज भी ऐसा था थोड़ा, ज़ाहिर है वो वर्ल्ड कप वगैरह जिताया था उन्होंने, तो आप लोगों के सामने की बात है। तो मेरे ख्याल से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो बैट्समैन तो बहुत अच्छे हैं और क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं, लेकिन सियासत मुझे नहीं लगता। तो यही मैंने सोचा, और फिर इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो है नई पार्टी के साथ एक ज्वाइनिंग करनी चाहिए और देखना चाहिए मुल्क की सियासत को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। कमाल है, मैं बड़ा हैरान हूँ आज ये देख कर के ये नौजवान हैं अभी, और जिस किस्म की ये गुफ्तगू कर रहे हैं, यही सारी बातें हम आपको माजी में बताते आए और उस वक्त भी बता रहे थे। उस वक्त बड़ी नागवार गुजर रही थी, हमें पाबंदियाँ भी हम पर लगाई गई कि ये जो सारी सूरत हाल है इसका खुदारा जायज़ा लीजिए, नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे
जी तैमूर है जैसे भी ये बातें कर रहे हैं, इन्होंने हालात का जायज़ा लिया और जिस तब्दीली की बातें हुई, जो कुछ हुई, वो सबके सामने है। ये उन तमाम चीज़ों के बारे में निशानदेही कर रहे हैं और ये हकीकत भी है। आप मेरी राय को एक तरफ रखिए, जैसे ये सोच इनकी है अच्छी बात है, खुदा का शुक्र है कि नौजवानों में कुछ अभी भी ऐसे बाकी हैं जिनको ये मामलात समझ में आए। सियासी जमात का हामी होना, उसका फॉलोअर होना, सपोर्टर होना बुरी बात नहीं है, ताहम आपसे ख़ास तौर पे नौजवानों से गुजारिश है कि अब वो वक्त नहीं है कि आप ब्लाइंडली तमाम चीज़ों को फॉलो करें, किसी भी चीज़ की अंधी तकलीद करें। अगर आपके लीडर ने डिलीवर नहीं किया तो खुदारा इस चीज़ को माने और इसका सवाल करें अपने लोगों से। कल भी मैं देख रहा था एक पार्टी के एक चेयरमैन बनाकर यहाँ पर भेज दिए गए। मैं सोच रहा था कि क्या क्रेडिबिलिटी उसकी है, क्या उसने परफॉर्मेंस दी है, पार्टी के साथ वाबस्तगी कितनी अरसे पुरानी है। जो माजी में होता रहा कि एक हफ्ते पहले आए, वो इससे पहले जो चीफ मिनिस्टर आए थे वो इलेक्शन से मेरे ख्याल में 6 हफ्ते पहले ये बात तो चीफ जस्टिस साहब ने उनसे पूछी भी कि भैया आप कितना अर्सा हो गया आपको इस पार्टी में आए, बोलता तकरीबन लगभग 1 साल होने को है। तो कह रहे आप पार्टी के चेयरमैन। देखिए ये तो मैं ये मेरिट था ना उस पार्टी का, वो जो कहती थी कि जी हम मेरिट पर सारे फैसले करेंगे। वो क्या क्या नाम, ये कल भेज दिया था कोई, मैं वो देख रहा था, वो भी कहता है मैं भी कोई वाइस चेयरमैन हूँ। मैंने कहा अच्छा अब भी है, तो किस इलेक्शन के तहत वो हुए, तो वो साइड से वो निकल गए। तो ये सूरत हाल है। अब ये तो बड़ी बदकिस्मती है कि अगर नई सियासी जमातों को लोग आजमाएं और उनको इतना बुरा उनको वो मिले, तो बेचारे अब उनसे जब सवाल करते हैं तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। वही बच्चे जो सोशल मीडिया पे सुबह से लेकर शाम तक नारे लगाते थे, अब वो इधर उधर हो गए, उनके पास भी बेचारों के दिफा के लिए कुछ नहीं है। ये किस हाल तक पहुंचा दिया गया, ये तो जरा फरमाइए। यासिर साहब, सबसे पहले तो मैं अपने भाई, छोटे भाई को, तैमूर को सियासत में वेलकम करता हूं। देखें ये जो एक धब्बा है ना सियासतदानों पर कि जी एक मखसूस लोग ही सियासत कर सकते हैं, मखसूस लोग ही MNA बन सकते हैं, MPA बन सकते हैं, और यही बस इन जो न्यू कमर को ये जगह नहीं देते, नए लोगों को ये आने नहीं देते। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तो इससे बहुत बड़ी आसानी पैदा होगी तैमूर के मैं ये जिस भी पार्टी में, मुझे नहीं पता ये जिस पार्टी में भी हैं, लेकिन हम इन पॉलिटिशियन में, सियासत में देखो, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जब पॉलिटिशियन में आए तो उन्होंने पाकिस्तान हासिल किया था ना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो इक़्तिदार में थे, उन्होंने इक़्तिदार छोड़ करके पॉलिटिशियन पार्टी अपनी बनाई। अयूब खान के दौर में वो मिनिस्टर थे, सब कुछ थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सियासतदान ही अगर इस तरह के नौजवान साफ सुथरे पढ़े लिखे, जिनका माजी, हाल और इंशाल्लाह मुस्तकबिल जो है वो साफ सुथरा हो, तो ये एक हमारे लिए, सबके लिए एक, क्योंकि अब हम ये गिला करते हैं कि हम लोग नर्सरियां नहीं बनाते हैं, हम बस पुराने दरख्तों को ही जो उनसे मिल जाए। तो मैं समझता हूँ ये मुस्तकबिल की नर्सरी होंगे। ठीक है, ये अभी कोशिश करेंगे, ये आगे हिम्मत करेंगे, कभी हारेंगे कभी जीतेंगे, थोड़ा जिस तरह हम रुले हैं, बहुत जिंदगी का एक बहुत हिस्सा हमने भाग दौड़ में गुजारा, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें अब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं वेलकम करता हूँ सबसे पहले तो, और आपको हौसला अफजाई करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। जहाँ तक रहा आपने अभी रज़ाक भाई, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक मैंने लेनी है और ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए, उनसे बात हो रही थी मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। रज़ाक भाई, जो कुछ हो रहा है तकलीफ दे है, उनकी जो जमहूरी पार्टियां हैं या जो सियासी जमातें हैं, उनकी कारकर्दगी पे, क्रेडिबिलिटी के ऊपर उनकी एक सवालिया निशान लग चुका है। अभी जैसे हम ब्रेक के दौरान बात कर रहे थे, मुनासिब तो नहीं है, मगर सियासी जमातों में ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? एक शख्स को पार्टी के अंदर 2-3 महीने हुए आए हुए, और वो जनाब कोई झगड़ा करता है किसी टॉक शो के अंदर, वो लाइमलाइट उसको मिल जाती है सोशल मीडिया पे, उसको उठा के जी आपने चेयरमैन बना दिया और ये कर दिया। और जो लोग हैं वाक़तन जो काम कर रहे हैं, ये सब जगह नजर आ रहा है। बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा है। यासिर साहब, मैं तो तहरीक इंसाफ के कारकुनों को ये पैगाम देता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि आपका जो लीडर था इमरान खान, वो ये कहता था कि मैं इंसाफ का बोल भला करूँगा, मैं अपनी पार्टी में मेरिट लाऊंगा, मैं अपनी पार्टी में जो है वो नौजवानों को मौका। तो मैं कहता हूं कि देखिए, मैं तो उनसे सवाल करता हूं कि ये मरवत साहब को पार्टी में आए हुए कितना अरसा हो गया?
मैं पीटीआई का हिस्सा रहा हूँ, मैं उस गुनाह का हिस्सा रहा हूँ, मैं उसे गुनाह कबीरा समझता हूँ जितना अरसा मैंने इनके साथ गुजारा। जब मुझे समझ आई, अल्लाह पाक ने मुझे मौका, जब मुझे मेरी सोच बदली, तो आप यकीन करेंगे पाकिस्तान का सबसे पहला इंसान, मैं सियासी वर्कर था जिसने पीटीआई को अरूज में, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, चारों सूबों में इनकी गवर्नमेंट थी सिवाय सिंध के, और जो इनके अरकान असम्बली रात को मुझे मनाने के लिए आए और मुझे कह रहे थे कि रज़ाक तुम्हें क्या हो गया, आप तो हमारी नेक्स्ट लीडरशिप है, आपको तो हमने एमएनए बनाना है, एमपीए बनाना है, आप पार्टी छोड़ रहे हो किस। तो वो मुझसे सवाल, मैंने उन्हें कहा कि यार देखो, मैं 3.5 साल आपके साथ बहुत मैंने धक्के खाए, तो अभी तक मैंने कोई तब्दीली नहीं देखी, ये तब्दीली सिर्फ एक कागज की किताबों तक है। तो खैर वो उस वक्त मेरी बात मुझे मनाने की उन्होंने कोशिश की कि आप ना छोड़ें तहरीक इंसाफ को, लेकिन मैं फैसला कर चुका था, क्योंकि मैं जो इनकी फेसबुक पर, ट्विटर पर और जो ये सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर तनकीद, दूसरी जमातों को गालियां, तो ये सियासी कारकुन की तरबियत नहीं होती कि आप अपनी जमात को तो अच्छा कहें लेकिन दूसरे को गाली दें। तो एक गाली देने का या तनकीद करने के भी कुछ तरीक़ेकार हैं, कोई असूल होते हैं। तो मैं दिल बर्दाश्ता होकर जब मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया, तो उसकी वजूहात यही थी यासिर साहब कि आज मरवत साहब को 6 महीने 5 महीने भी नहीं हुए, एक प्रोग्राम में वो 4 जूते खाता है और वो लीडर बन जाता है। और फिर अब आप उनका जो चेयरमैन है, जिसको खुद इमरान खान ने चेयरमैन डिक्लेयर किया, वो गौर खटक है, शायद उसका खटक या क्या नाम है, जी गौर खान, वो गौर खान साहब को पार्टी में आए हुए 8 माह भी नहीं हुए। अच्छा, ये सब इस लालच में आए कि इमरान खान तो गया भाड़ में अंदर, अब हमें मौका मिलेगा, हम एमएनए बनेंगे, एमपीए बनेंगे, हमें इक़्तिदार, हमें हमारे पीछे। तो आप अब ये फैसला तो उनकी जमात को करना है, तहरीक इंसाफ के कारकुनों को करना है कि कहां गए इमरान खान के वो दावे। क्या तहरीक इंसाफ, जिसको ये कहते हैं ये करोड़ों लोगों की जमात है, या उसमें हजारों कारकुनान या लाखों कारकुनान, क्या उनमें कोई एक भी इस काबिल नहीं था कि पार्टी की भाग दौड़ संभालता? आप देखें, 4 बार नवाज शरीफ को इक़्तिदार से भगाया, उसे मुल्क से जिला वतन होना पड़ा, उसका इक़्तिदार छीना, क्या उनकी पार्टी खत्म हो गई? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बार बार मिसालें देता हूं, फांसियां लग गई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बेगुनाह को लटका दिया आपने नाकर्दा गुनाह में, क्या उसकी पार्टी के कारकुनान इस तरह उन्होंने, क्या हम पर कोई और आदमी मुसल्लह, क्या हमारी जमातों पे कोई और इस किस्म का जो कोई जिसने 4 दिन हमारे साथ ना गुजारे हो, तो क्या वो हमारा लीडर बन गया था? क्या हमने उसे, हम तो आज भी भुट्टो के अलावा किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि भुट्टो साहब ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी। बिल्कुल ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये पार्टी गैर तरबियत याफ्ता, जिन्हें अली बे का नहीं पता, ये उसके वर्कर है, ये नाच गाने को ही समझते हैं इबादत, जिस तरह वो एक हमारे मजहब, हिंदू मजहब में नाच गाने को वो लोग कहते हैं ना कि ये हमारी इबादत है, तो तहरीक इंसाफ वाले भी समझते हैं कि ये ठुमके शुमके लगाने से हम कारकुन बन जाएंगे। इस तरह नहीं होती सियासत, इस तरह नहीं होती। जी, तो मुझे फरमाइए, ये जो पाकिस्तानी जो सियासत है, इस कल्चर में जो तब्दीली आई, जिसकी अभी निशानदही एक तरफ तो रज़ाक बाजवा साहब ने कर ही डाली, इसके हवाले से क्या समझते हैं आप? समझते हैं वाक़तन ठीक है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, आज़ादी भी इजहार राय की होनी चाहिए, सब कुछ, लेकिन उसकी आड़ में जो कुछ हुआ वो इतना भयानक था, इसकी हम बहुत पहले से निशानदही कर रहे थे कि इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और वो 9 मई को हमने देख भी लिए। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत को कैसे तब्दील करना है? और जो ये क्लेम किया गया कि पढ़े लिखे लोगों को मौका दिया जाएगा, बड़ी बदकिस्मती हमारी है कि उस जमात में भी पढ़े लिखे लोगों को, अच्छे लोगों को, नजरियाती लोगों को मौका नहीं दिया गया। कमी कहाँ पर है आपके ख्याल में, कहाँ गलती हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया मॉडर्नाइजेशन, सही है, तो मॉडर्नाइजेशन और वल्गैरिटी में फ़र्क होता है। बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। इस चीज़ को मेरे ख्याल से कोई भी जमात माजरत के साथ समझ नहीं पाई है। हर जलसे में हम देखते हैं मॉडर्नाइजेशन तो नहीं होती, वल्गैरिटी हो रही होती है, जो कि हमारे ज़ाहिर मज़हब के भी खिलाफ है। वो बात अलग है कि मेट्रोपॉलिटन हम शहर में रहते हैं, या मेट्रोपॉलिटन कह सकते हैं कि हर किस्म की कम्युनिटीज़ हैं हमारे मुल्क में, माइनॉरिटीज़ भी हैं और सब कुछ है, हाँ, डाइवर्सिटी है बेसिकली ना। लेकिन जो डोमिनेंट सोसाइटी है हमारे पास, एक
मेरे ख्याल से हमें कल्चर उसका फॉलो करना चाहिए। सही बात है, एक माइनॉरिटीज़ के लिए भी हमने जगह रखी है, ऐसी बात नहीं है कि हम उनको दबा रहे हैं कुछ कर रहे हैं, लेकिन वल्गैरिटी नहीं करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से जो सियासत है इसको हम लोग चेंज इस तरीके से, सबसे पहले तो सोशल मीडिया जैसे और जमातों ने बड़े अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल किया, ब्रेन वॉश करने में, मैं तो कहूँगा ब्रेन वॉश करा गया। क्योंकि मेरे ख्याल से उस टाइम पे सबसे ज़्यादा पीक ही था कि फेसबुक शुरू हुआ था और लोगों ने हर बात पे यकीन करना शुरू कर दिया था। हाँ, उस चीज़ को, उस टूल को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया, लेकिन जाहिर है अब लोगों में शऊर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जलसे करना सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जलसों से कोई फ़ायदा होता है। अच्छा, क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ करो ना, जितना जो पैसे जलसों में खर्च कर रहे हो उससे बेहतर है आप वही चीज़, एक बयान जिसको सुनना होगा देखें वो सुनेगा। आप अपना सोशल मीडिया और लोगों ने भी इस्तेमाल किया ना, आप अपना बयान, हाँ, आप अपना बयान रिकॉर्ड करो, आप सोशल मीडिया पे डालो। आपको क्या जरूरत है जलसे करने की, लोगों को 10-10 घंटा खुआर करवाने की? कोई फायदा नहीं है ना उसका। आप उसको खर्च भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मुफ्त में होते हैं। ये सारी जमातें कर रही हैं, कुछ जगह स्पॉन्सर भी होते हैं, कहीं से खाना स्पॉन्सर होता है, देखिए कहीं से भी स्पॉन्सरशिप। खान ने जाते जाते 300-350 जलसे कर गया, पता नहीं वो हजारों कर गया, वो तो कहता है। नहीं, स्पॉन्सरशिप हो, सब कुछ हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये पैसे का ज़या है। इसी पैसे को हम लोग इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते आवाम की बेहतरी में? इसी चीज़ को हम लोग, लोगों को, जो बच्चे भूखे सोते हैं रोज़ रात को, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भूखा सो रहा है ना तो उसको खाना नहीं देना चाहिए, उसको कमाने का वसीला देना चाहिए, ताकि वो आज तो हमारी वजह से चलो भूखा नहीं सो रहा, हम तो कोई खिलाने वाले नहीं, अल्लाह ही है। आज तो हमारी वजह से चलो हम, अल्लाह ने वसीला बनाया, हमने आज रात को खिला दिया, कल सुबह क्या करेगा वो? कल दोपहर को क्या करेगा वो उसी स्टेट में रहेगा। तो लोगों को एक वक्त का खाना देने से बेहतर है आप उनके लिए वसीला बनाओ। जो करोड़ों रुपए, 3-4-5 करोड़ रुपए तो मेरे ख्याल से कहीं नहीं जाते एक जलसे, उससे ज्यादा ही होता होगा यकीनन। अब मुझे तो जाहिर है इतना कोई अंदाजा नहीं खर्चों का, उससे ज्यादा ही होता होगा, लेकिन वही चीज सियासत में आए ना, आ गए अब तो शुरू कराएगा। नहीं, अच्छी बात नहीं, बगैर पैसे की बात नहीं है, उसी पैसे को हम आवाम के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? अच्छी है, पता है, ये बात बड़ी अच्छी आपने। प्रैक्टिकल आप लोगों को नहीं लग रही होगी अभी, लेकिन हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम इस चीज को प्रैक्टिकल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी जो मेरा हल्का और हमारे कराची से 3 और सीट्स हैं, अल्लाह ने चाहा तो मिलेंगी भी। हम लोगों ने उस पर यही शुरू किया कि हम जलसों से बेहतर है वहाँ पे क्यों ना फ्री मेडिकल कैंप्स कर लें उन बच्चों के लिए या उन औरतों के लिए जो वहाँ पे गवर्नमेंट अस्पतालों में अभी ख्वार हो रही है, जिनको कोई अपॉइंटमेंट जो है 4-4, 5-5 साल के बाद की मिल रही है। मैं अभी कल पढ़ रहा था इंडस हॉस्पिटल में और इधर उधर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जलसों से बेहतर है कि हम वो चीज़ें फ्री मेडिकल कैंप्स में यूज़ कर लें, या उनकी एजुकेशन पे यूज़ कर लें, या किताबों पे यूज़ कर लें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अप्रोच है। और यही चीज़ हम लोग सोशल मीडिया पे चलाएं, क्योंकि अब हमारा सोशल मीडिया भी अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने करना शुरू करा है, एक्टिव हो जाएगा। एजेंडे में क्या चीज़ शामिल है? चलें ये बताएं कि जैसे मुख्तलिफ सियासी जमातें कहती है कि रोटी कपड़ा मकान, यानी कि बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ लोगों को देना या उन तक पहुँचाना, ये हमारा मिशन है। एक ने ये कहा कि जी हम यहाँ पर इंडस्ट्री को फ़रोग़ देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, प्राइवेटाइजेशन करेंगे, लाइबिलिटीज़ को कम करेंगे, और ये उनका एजेंडे में शामिल है, यानी कि एक सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लान है जिसके ऊपर उन्होंने काम करना है। तो ये दो नज़रिए के लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, एक तो डायरेक्टली लेबर को एड्रेस कर रही है और दूसरा जो है वो एक आम आदमी को और एक कैपिटलिस्ट को जो प्रोटेक्शन समहाउ दे रही है। आपका क्या नज़रिया है, क्या अप्रोच है? देखिए हमारा बेसिकली एक बहुत सिंपल सा नज़रिया है। मैं ये चाहता हूँ, या मेरी पार्टी ये चाहती है कि कोई भी बच्चा या कोई भी औरत या कोई भी आदमी रात को भूखा ना सोए। बहुत अच्छी बात है। तो उसमें सब कुछ आ जाता है। फिर जाहिर है उनके सर पे छत भी है, उनके पास कोई जॉब भी है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट का इशू नहीं है। तो हमारी एक छोटी सी काविश आप समझ लें यही है कि बस कोई भी इंसान रात को भूखा ना सोए। तो मेरे ख्याल से अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो हम मुल्क वैसे ही इंशाल्लाह ताला बेहतर बहुत ज़्यादा जल्दी हो सकता है। तो ये एक अच्छी अप्रोच है कि लोगों को, अगर आप ये समझते हैं कि उनको इस काबिल बनाया जाए, उनको वसीले दिए जाएं इस तरीके से कि वो कमा सकें, खुद मुख्तार हो सकें, खुद कमाए। ऐसा ना हो कि वो हमारे आसरे पे खड़े हो कि भाई वो एक ट्रक आएगा, लंगर देगा और वो 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का राशन देगा और चला जाएगा। अब वो राशन में भी आपने देखा है क्या हालत होती है, वहाँ पे लोग मर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, बहुत कुछ हमने देखा है, भगदड़ मच जाती है, कितने लोग मर चुके हैं, कितनी न्यूज़ आती हैं इलेक्शन के करीब इस टाइप की। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी पार्टी को भी ऐसा लगता है कि लोगों को इतना खुद मुख्तार आप खुद बनाओ कि भाई वो खुद कमाएं और खाएं, किसी के आसरे पे रहें क्यों, वो बिल्कुल ठीक है, वो सस्टेन कर सकें। जी रज़ाक भाई, अब ये बताइए कि सिंध के अंदर क्या सूरत हाल है? गुज़िश्ता रोज़ में सुन रहा था तकरीर के अंदर बिलावल साहब ने इसकी निशानदेही की, चले कि शायद मैंने सही लोगों को ना दिया हो,
बट यही लोग हैं अब जिनको सपोर्ट करनी है, और अगर इन्होंने नहीं डिलीवर किया तो अब मैं अकाउंटेबिलिटी के लिए खुद सामने आऊँगा। और जिस जगह उन्होंने खड़े होकर बात की, उन्होंने कहा मैं मीरपुर हो या कोई भी जगह हो, मैं वहाँ जाके खुद लोगों से मिलूंगा और इनसे सवाल करूंगा, बल्कि इनसे नहीं सवाल करूंगा, आपसे पूछूंगा कि इन्होंने क्या डिलीवर किया है। क्या इसको समझा जाए कि स्ट्रैटेजी चेंज होने जा रही है? और क्योंकि इन लोगों के साथ बड़ी पुराने वाबस्तगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, और जो अब तक की परफॉर्मेंस है उस पर सवालात बहरहाल होते रहे हैं, क्या आप समझते हैं वाकईतन ऐसा होने जा रहा है? मैं समझता हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने ये अपने एक पैगाम अपने अरकान असम्बली को पहुँचा दिया है, और उन्होंने सुन लिया है कि अब चेक एंड बैलेंस का जो सारा दारो मदार है वो चेयरमैन साहब के पास है, और इसमें जो गफलत और लापरवाही करेगा तो मैं समझता हूँ सज़ा और जज़ा मेरे अल्लाह का कानून है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी ये होने जा रहा है। जिसकी कारकर्दगी मायूस कुन होगी या जो पार्टी के लिए काम नहीं करेगा, लोगों के मसाइल के हल के लिए आगे नहीं आएगा, मैं समझता हूँ कि उसको आगे ना तो इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, हो सकता है उसे डी सीट भी कर दिया जाए। ठीक है। और बिलावल भुट्टो साहब देखें एक नौजवान है, पाकिस्तान बड़ी उम्मीदें हमारी इस पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को उनसे वाबस्ता है, और उनकी रगों में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का खून है। और वो देखें वो आवाम के लिए जीते हैं, आवाम के लिए उन्होंने शहादतें बर्दाश्त की, और यही काज लेकर के बिलावल भुट्टो साहब मैदान में आप देखें कि सिंध में तो जहाँ तक सियासी बात है वो हमारा सियासी मुकाबला ही नहीं है ना, मतलब सिंध में मुझे कोई ऐसी जमात बता दें जो हमारे साथ मुकाबला, बड़े अलायंसेस बन रहे हैं। नहीं वो अलायंसेस वो तो बेचारे अपने जो है ना, वो एक लफ्ज बड़ा सख्त है, मैं नहीं कहना चाहता, वो तो एक अपनी आदत पूरी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिंध में तो मैंने पिछले प्रोग्राम में आपके प्रोग्राम में मैं ये कह करके गया था कि बहुत सारे अरकान असम्बली इंशाल्लाह इस आने वाले 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले हमारे अनअपोज आएंगे, जिनके दो के रिजल्ट आपके पास सामने। एक हमारे PS ठट्ठा से अली हसन जरदारी साहब अनअपोज आ चुके हैं, दूसरे हमारे अली बख्श साहब मेहर हैं, वो घोटकी से शायद वो भी अनअपोज मुंतखब हो चुके हैं। तो अभी तो शुरुआत हुई है। तो सिंध में तो हमारा जब हम अनअपोज आ रहे हैं तो मुकाबला क्या। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में 2 नहीं बल्कि 3/3 अक्सरियत से हम सिंध की बात करूँ, बकाया जो रहा KPK है, बलोचिस्तान है या पंजाब है, उसमें हम अपना बेहतरीन रिजल्ट इंशाल्लाह देंगे सारे, और भारी अक्सरियत से हमारी वफाक समेत सूबे में भी हुकूमत बनेगी। और सिंध में जो लोग जद्दोजहद कर रही हैं, सियासी जमातें जो भी कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि पहले उन्हें शहादत का जो है ना दर्जा भी चाहिए, और उन्हें जो क्या कहते हैं कि ऐसी ख्वाहिशात भी अपने दिल में ले आनी चाहिए कि ये जो अवाम की मोहब्बत है, ये मैं समझता हूँ कि मरे बगैर जैसे जन्नत नहीं मिलती, इसी तरह से इन्हें ये मोहब्बत समेटने में काफी कोशिशें करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई मुकाबला नहीं है, हम बिल्कुल सब कुछ आपके सामने। बिल्कुल ठीक है, आप बहुत पुरएतमाद हैं कि आप जो हैं वो सारी सीट्स जो हैं वो जीतने में कामयाब हो सकते हैं। और कराची में भी हाँ, ये एक बड़ा अहम सवाल है कि कराची में क्या सूरत हाल रहती है। जी तैमूर साहब, अब ये फरमाइए कि आपकी जमात क्या सोच रखती है, पहला ये मुकाबला होगा जिसमें हिस्सा ले रहे हैं, कितने उम्मीदवार हैं, क्या समझते हैं, पार्टी की स्ट्रेंथ को किस तरह देखते हैं, और अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं, फरमाइए। उम्मीदें तो जाहिर है अल्लाह से बहुत अच्छी लगाई हुई हैं, है ना। 6 सीट्स हैं टोटल पूरे पाकिस्तान से फिलहाल हमारी, सही। तो इरादा तो सबसे ही जीतने का है हमारा भी, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कामयाबी देखेंगे, और बस यही उम्मीद है फिलहाल। अच्छा, जीते, आवाम के लिए कुछ करें एक नए जज्बे के साथ। मेरे ख्याल से आवाम भी चाहती है कि कुछ नए लोगों को भी देखें, वो अपने हलकों में, जाहिर है पूरी हुकूमत में ना सही लेकिन कुछ हलकों में। अब मेरे ख्याल से मौका भी देना चाहिए, क्योंकि कुछ हलके ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग बहुत पसमानदा, जैसे मेरा हल्का है NA 244 बहुत पसमानदा, वहाँ पे सुरजानी टाउन है, आपका मंगो पीर 1 है, तेसर टाउन वाली साइड है, अभी वो आबाद नहीं हुई तेसर टाउन वाली साइड, गुलशन है मेमार वाली साइड है। बहुत टाइम से वहाँ पे हर किसी की हुकूमत चल रही है, पीपी की नहीं है, लेकिन पिछले दफ़ा वहाँ से जीते थे PTI वाले, उससे पहले चल रही थी एक लंदन। तो
आज तक मैं वहाँ पे 10-12 साल मुझे हो गए वहाँ रहते हुए तकरीबन, अल्लाह का शुक्र है, मैंने आज तक कोई बेहतरी नहीं देखी और वो ख़राब से ख़राब तर हो जा रहा है मामला। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हल्के हमारे पास आए हैं, हमें जीतना चाहिए वहाँ से, ताकि लोगों को पता चले कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो पावर है, यहाँ पे हम कितना काम कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते, ताकि अगले इलेक्शंस में हम चाहें तो मेरे ख्याल से हुकूमत में आ सकते हैं। तो अगर हम अभी से शुरू करेंगे और अभी से हम ये तैयारी करेंगे और अभी से अगर हम हमें टेस्ट कर लेगी कि भाई इनका क्या रोल है या इनका क्या मौक़िफ़ है, तो आगे चल के आवाम को भी आसानी होगी और हमें भी आसानी होगी। बिल्कुल ठीक है, तो ये बड़ा ज़रूरी है और पार्टी के अंदर खास तौर पे और नहीं अभी कम जैसे छोटे पैमाने पे हम शुरू कर रहे हैं, हाँ, तो अब सबको टेस्ट करने का मौका मिल जाएगा कि हम बातें नहीं कर रहे सिर्फ यहाँ बैठ के, हम काम भी करेंगे और काम कर सकते भी हैं, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक है, काम भी कर सकते हैं, बड़ा ज़रूरी है खास तौर पे नौजवानों का सियासत में फारिग होना, ये तो बेहद ज़रूरी है। रज़ाक भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया और आपने मुस्तकबिल की पेशगोई की और खासे पुरउतमाद और पुरुमीद हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। सियासी जमातें अगर कुछ डिलीवर करें तो इस तरह उनको पुरुमीद होना भी चाहिए। लोगों की भी एक सोच है जो रिफ्लेक्ट होगी वोटिंग के ज़रिए, बैलेटिंग के ज़रिए। देखेंगे किस जमात को कितनी कामयाबी मिलती है। दो जमातें बड़ी मुल्क की जो रिवायती सियासी जमातें आमने सामने होंगी और मुकाबला कैसा होता है ये 8 फरवरी को इसका अंदाज़ा हो जाएगा। दुआ ये है कि कोई भी जमात बरसर इक़्तिदार आए, ये जो पाकिस्तान के कुल मसाइल हैं इसके ऊपर संजीदगी से अब काम करने की ज़रूरत है। खासी देर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा देर हमने कर दी है मामलात को संभालने में, और ये जो सारे मामलात हैं बड़ी बदकिस्मती हमारी है कि ये कोई नए नहीं है। आम इंतखाबात से पहले यही तस्वीर जो है वो बनती रही है। ये आजकल के जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा बच्चे एक्टिव हैं, जो फॉलो करते हैं, शायद उनको ये नई नज़र आ रही होगी। ताहम ये जो सूरत हाल है हर दौर में ऐसी ही रही है। कभी कोई सियासी जमात ज़ेर अताब होती है, कभी कोई, और नताइज जो निकलते हैं फिर उसका जो खमियाजा है वो नस्लों को भुगतना पड़ता है। जो गलतियाँ हमसे माजी में हुई हैं, जो भयानक गलतियाँ हमने माजी में की हैं, उसके नताइज आज तक हमारे सामने आ रहे हैं। और अगर अब भी अपनी गलतियों से हमने सबक नहीं सीखा तो ख्याल ये है कि अब, जैसे मैंने कहा कुछ देर पहले, कि बहुत देर हो चुकी है। तो इसके बारे में आप संजीदगी से बैठकर सोचिए। ये तमाम इदारों के लिए, तमाम लोगों के लिए, हुकाम बाला में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, उन सब के लिए पैगाम है और ये वक्त की ज़रूरत है। क्योंकि अगर इसके बारे में, जैसे बार बार ये बात कहता हूँ कि अगर अभी नहीं सोचा गया तो शायद इसके बाद ये मौका हमें मैसर नहीं आएगा। तैमूर अहमद यार खान, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, दोनों मौजूद मेहमानों का कि उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत की और शामिल गुफ्तगू रही। अब यहाँ से दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना होगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।